कर रहे हैं। बिल्कुल। सलमान कुर्सी नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ तैयार सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। अगले घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स, आज के अखबार पत्रों की सुर्खियां, बात आपकी सेहत की और भी होगा बहुत कुछ। और आपके साथ होंगी मैं जया सिन्हा और चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अगले एक घंटे के दौरान तमाम देश और दुनिया की खबरें हम आपको बताएंगे। साथ ही बिहार में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं और वहां पर प्रचार चल रहा है, तो वहां क्या कुछ चल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, चुनावी पारा लगातार चढ़ता हुआ और साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ जंग में एक और मील का पत्थर यहां पर भारत ने पार किया है, जहां पर लगातार हम एक बार फिर जो उसके एक्टिव केसेस हैं उसको नियंत्रित में करने में हम सफल हो रहे हैं। और एक बार फिर प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जो टीम वर्क है वो बहुत जरूरी है। त्योहारी सीजन है, ऐसे में और भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस की सालाना बैठक 2020 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, कोरोना महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए टीम वर्क, साइंस और इनोवेशन में निवेश की है जरूरत। पीएम ने की भारत के सही समय पर लॉकडाउन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग रणनीति की सराहना। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन। इस चरण में 78 विधानसभा क्षेत्रों में होगा मतदान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी रैलियां आज। अन्य दलों के नेता भी करेंगे चुनाव प्रचार। मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में जापान और अमेरिका के अलावा अब पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी होगा शामिल। भारत की पहल से क्वाड को मिलेगी मजबूती। साल 2007 के बाद चारों क्वाड देशों की सेनाएं पहली बार लेंगी युद्धाभ्यास में हिस्सा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1.5 करोड़ किसानों को मिला किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ। कोविड संकट से निपटने के लिए पैकेज के तहत 1,35,000 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज किया गया वितरित। योजना का लाभ 2.5 करोड़ किसानों तक पहुंचाने का रखा गया है लक्ष्य। कोविड-19 संक्रमण को थामने के लिए भारत तेजी से कर रहा है कार्यवाही। संक्रमण के मामलों की संख्या में आ रही है कमी। देश में लगातार तीसरे दिन सक्रिय मामलों की संख्या 8 लाख से कम। पॉजिटिव मामलों की राष्ट्रीय दर 8% से नीचे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोविड-19 वैक्सीन को वित्तपोषित करने हेतु कोवैक्स सुविधा के लिए अब तक 184 देश आए हैं एक साथ। संगठन ने हाई रिस्क वाले समुदायों, स्वास्थ्य प्रणाली को स्थिर बनाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए वैक्सीन के समान वितरण पर दिया जोर। तीन नवंबर को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए फ्लोरिडा में अर्ली वोटिंग शुरू। रिकॉर्ड 28 मिलियन अमेरिकी नागरिक पहले ही डाल चुके हैं वोट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन गुरुवार को नैशविले में आखिरी डिबेट में लेंगे हिस्सा। तो आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ राष्ट्रीय अहम खबरों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ये बैठक मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों का समाधान तलाश करेंगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश करने का आह्वान किया और कहा कि भविष्य के मद्देनजर अनुसंधान और तकनीक ही चुनौतियों के खिलाफ हथियार है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आने वाला भविष्य ऐसे समाज के जरिए तैयार होगा जो साइंस और इनोवेशन में निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में दूरदर्शी तरीके से पहले निवेश करना होगा, तभी समाज को फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने प्रभावकारी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू किया।
भारत रैपिड एंटीजन टेस्ट लागू करने वाला शुरुआती देशों में था, जिसकी वजह से प्रतिदिन कोरोना के मामलों में कमी और कुल केसों में कमी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में आज रिकवरी रेट 88% है। The future will be shaped by societies that invest in science and innovation. But this cannot be done in a short-sighted manner. One has to invest in science and innovation well in advance. That is when we can reap benefit at the right time. Similarly, the journey to these innovations must be shaped by collaboration and public participation. Science will never prosper in silos. In India, we have a strong and vibrant scientific community. We also have very good scientific institutions. They have been India's greatest assets, especially during the last several months while fighting COVID-19. From containment to capacity building, they have achieved wonders. Friends, India's size, scale, and diversity has always made the global community curious. People-powered and people-driven approach, India kept its COVID-19 death rate very low. Today, we are seeing a decline in the number of cases per day and in the growth rate of cases. India has one of the highest recovery rate of 88%. India was one of the first countries to adopt a flexible lockdown when the total cases were just a few hundred. India was one of the first to encourage the usage of masks. India actively began to work on effective contact tracing. India was one of the earliest to deploy the rapid antigen tests. India is now at the forefront of vaccine development for COVID. Some of them are in advanced stages. We are not stopping here. India is already working on putting a well-established vaccine delivery system in place. This digitized network, along with digital health ID, will be used to ensure immunization of our citizens. और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं और खबर है बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने में अब एक हफ्ते का वक्त बाकी है। राज्य में चुनावी प्रचार अब पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है। राजनीतिक दलों के नेता पूरी ताकत के साथ मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज बक्सर और आरा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज रामगढ़, अरवल और काराकाट विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आज गोपालगंज, सिवान, रघुनाथपुर, जहानाबाद और पटना में रैली करने का कार्यक्रम है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी धौरैया, बांका और मुंगेर में आज रैलियां करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी भी गुरुआ, वजीरगंज, डालमिया नगर और आलमपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इस चरण के लिए 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच एवं 23 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। वहीं तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के साथ होने वाले
वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। कोविड के चलते इस बार के चुनाव में नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन भरने की सुविधा दी गई है। तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 15 जिलों में वोटिंग होगी। इसमें करीब 33.5 हजार पोलिंग स्टेशन शामिल होंगे। तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के नए नियमों के तहत इस चुनाव में उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक केस की जानकारी सार्वजनिक भी करनी होगी। तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए अब तक 200 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने की खबर है। और कोरोना काल में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाह है। चुनाव आयोग ने इसके लिए व्यापक तैयारियां भी की हैं ताकि वायरस मतदान कर्मियों के साथ मतदाताओं को प्रभावित ना करे। इस कोरोना काल में किस तरह आप चुनाव के लिए जाएं, देखते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं कि कोरोना से कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा जो कोरोना संक्रमित हैं वो अपने मत का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है जिनका पालन करना जरूरी है। मसलन मतदान शुरू होने से पहले बूथ को पूरी तरह से सैनिटाइज कर डिसइंफेक्ट किया जाएगा। फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतदान सहायता केंद्र भी बनाया गया है। जो भी वोट डालने के लिए आएंगे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो ये डेस्क उनकी हेल्प करेगी। इसके साथ ही प्रथम मतदान पदाधिकारी यहाँ पर रहेंगे जो आइडेंटिफाई करेंगे जो लोग वोट डालने के लिए आए हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो सही है कि नहीं, उन्हें किसी तरह की कोई वो गलत तो नहीं मतदान करने के लिए आ रहे। इसके बाद जो दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनकी जो डिटेल है वो लिखेंगे। चुनाव आयोग के इंतजाम इस तरह के हैं कि अगर कोई मतदाता कोरोना संक्रमित भी है तो वो आसानी से अपना वोट डाल सकेगा। वो ना तो किसी वोटर को और ना ही मतदान कर्मियों को संक्रमित कर पाएगा, क्योंकि इसका इंतजाम भी चुनाव आयोग ने किया है। सब चीज की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए यहाँ से किसी को घबराने की नहीं जरूरत है। लोग विश्वास करके कि हमारा बूथ हर तरह से सही है, स्वच्छ है और सुरक्षित है, आकर के अपना मतदान करेंगे। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि जनता मतदान में ज्यादा से ज्यादा बढ़कर हिस्सा ले। चुनाव आयोग भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि हर एक वोट जरूरी होता है। बिहार में जो मतदाता हैं मतदान करने के लिए अपने मत केंद्रों पर जाएंगे, उनके लिए ये हम पहली बार लेके आए हैं कि आप मतदान केंद्रों पर जाएं। इस तरह के आपको इंतजाम मिलेंगे, किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी और जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो भी अपने मत का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बिहार। तो बिल्कुल चंद्रशेखर जोशी, कोई मतदाता ना छूटे और इसके लिए जो संक्रमित मतदाता हैं, जो संक्रमित लोग हैं, उनके भी वोट डालने की व्यापक तैयारी की गई है चुनाव आयोग की ओर से। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ऋषि, आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस वक्त चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि कोरोना का काल है, इसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां और किस तरह से चल रही हैं? देखिए, जहां तक कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव की बात करें तो हम जानते हैं कि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है, बल्कि हम कहें तो युद्ध स्तर पर तैयारी की है। हर एक पहलू का पहले परीक्षण किया गया, निरीक्षण किया गया और उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि इसका समाधान कैसे हो। इसके लिए तमाम, जैसे कि हमने तमाम रिपोर्ट्स के जरिए देखा भी है, तमाम इंतजाम है, चाहे वो सैनिटाइजर्स हो, पीपी किट हो, मास्क हो, ग्लव्स हो, बहुत सारी चीज, थर्मल स्कैनर हो, सारी चीजों का इंतजाम हो चुका है। कुल मिलाकर जो चुनाव का जो सुरूर है, अब हम देख रहे हैं बिहार से, जैसे कि आपने पूछा कि तैयारियां कैसी हैं, तो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अब चुनावी मैदान में है और हम देख रहे हैं कि अब जो प्रक्रिया है वो तीसरे चरण की ओर काफी पहले नोटिफिकेशन जारी हो ही चुका है। अब इस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि वो जो नामांकन का जो प्रोसेस है वो भी करीब करीब, जैसे कि अगर हम आज देखें तो नामांकन का जो उम्मीदवारों के नामांकन का जो दिन आखिरी दिन है, इसके बाद स्क्रूटनी शुरू होगी, उसके बाद नाम वापसी का जो प्रक्रिया है उसकी तिथि 23 अक्टूबर है। हम जानते हैं कि तीसरे चरण में 7 तारीख को, 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे
और इस चरण की सबसे बड़ी बात यह है कि इस तीसरे चरण में जब चुनाव आगे बढ़ेगा तो सारे मुद्दे, सारी स्थिति काफी हद तक जनता के सामने क्लियर होगी और चुनाव आयोग के पास भी वो अनुभव हो चुका होगा जिसमें वो 2 चरणों के जरिए जो चुनाव उसने कराया होगा, उसके आधार पर वो इस चरण को भी सफलतापूर्वक संपन्न कराने में कामयाब होंगे। तो कुल मिलाकर ये जो चुनाव के जो 3 चरण में चुनाव हो रहे हैं, इसमें इस चरण को लेकर अब अंतिम प्रक्रिया का दौर है। हम जानते हैं कि इस बार ऑनलाइन ऑफलाइन का सिस्टम भी चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के नामांकन के लिए रखा था, तो हालांकि उसके अभी पर्याप्त आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन खबरें हैं कि कुछ उम्मीदवारों ने ऑनलाइन भी नामांकन किया है। बिल्कुल ऋषि, हम कितने और कितने और लोग आते हैं, 200 से अधिक की खबरें हैं जिन लोगों ने नामांकन अब तक कर दिया। बिल्कुल ऋषि, इस बार हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के पास जो है वो निष्पक्ष और सटीक चुनाव कराने के साथ साथ कोरोना सुरक्षित चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी है, जिसकी हमने तस्वीर देखी अभी संवाददाता नीरज के थ्रू। जिस तरह से हम राजनीतिक पारा को चढ़ते देख रहे हैं, सारे स्टार प्रचारक इस वक्त मैदान में कूद चुके हैं, जबरदस्त रैलियों का रेला वहां नजर आ रहा है बिहार में। किस तरह से देख रहे हैं पूरी राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ते हुए बिहार में? देखिए, जहां तक बिहार में जो गहमा गहमी है वो हम देख सकते हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग के इंतजाम थे, उन इंतजामों को देखते हुए अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो उम्मीदवार हैं वो रैलियां कर रहे हैं, तमाम स्टार प्रचारक हैं वो रैलियां कर रहे हैं, और जो लोग जुट रहे हैं वो ये बताता है कि चुनाव आयोग के द्वारा अब तक जो संदेश जनता के बीच में दिया जाना था वो बेहद सफल होता दिख रहा है, क्योंकि लोग बेधड़क बेझिझक रैलियों में आ रहे हैं, अपने मुद्दे उठा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भी दबाव बनाए। हमने कैंपेनिंग के दौरान भी देखा कि कैसे लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और उम्मीदवारों के ऊपर भी इस बात का दबाव है कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से और सभ्य तरीके से लोगों के बीच में जाएं। और यहाँ पर एक चीज और है कि इस कोरोना काल में लोगों के अलावा तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो कहीं संक्रमित ना हो। और तो ऐसी जो इस पूरे काल में ये भी है कि अगर वो संक्रमित होते हैं तो चुनाव प्रचार पर उनका असर पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको जागरूक होते हुए इस समय जो हम देख रहे हैं, जो चुनाव का सुरूर है और जो माहौल है वो पूर्व की तरह ही दिखाई दे रहा है, जिसमें उम्मीदवार, नेता और जनता सब मिलकर भागीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार चुनाव इस वक्त हम देख रहे हैं कि अपने रंगत पे जोर पकड़ता हुआ, जबरदस्त स्टार प्रचारक सब जुटे हुए हैं और रैलियां चल रही हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त चुनाव आयोग की है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, सब कुछ बदला हुआ है। चुनाव आयोग को उसी तरह से तैयारियां करनी है और चुनाव आयोग उसी तरह से तैयारियां कर भी रहा है। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बाद में आयोजित वहां पर ये अभी हो रहा है। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इसमें पहली बार हिस्सा ले रही है। इस वर्ष अभ्यास को समुद्र में गैर संपर्क प्रारूप पर योजनाबद्ध किया गया है। मालाबार 2020 अभ्यास में भाग लेने वाले देशों की नौसेनाओं के बीच समन्वय और मजबूत होगा। साल 1992 में द्विपक्षीय भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना अभ्यास के रूप में नौसेना अभ्यासों की मालाबार श्रृंखला शुरू हुई थी। 2015 में जापान भी नौसेना के अभ्यास में शामिल हुआ। और थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कल खरगा कोर की सुरक्षा और परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए अंबाला छावनी का दौरा किया। थल सेनाध्यक्ष ने फॉर्मेशन कमांडरों के साथ बातचीत की और उच्च स्तरीय परिचालन तैयारियों के लिए फॉर्मेशन की सराहना की। थल सेनाध्यक्ष ने सभी इकाइयों द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उठाए गए सुरक्षा उपायों की सराहना की। उन्होंने उत्साह के साथ काम करना जारी रखने और भविष्य में किसी भी तरह की परिचालन चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। थल सेनाध्यक्ष ने अंबाला वायुसेना अड्डे का भी दौरा किया और सेनाओं के बीच तालमेल की सराहना की। और आइए अब किसानों के लिए जरूरी खबर है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के विशेष अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है। बैंकों ने अब तक 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को कुल 1,35,000 करोड़ रुपए का रियायती कर्ज वितरित किया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने केसीसी योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंकों और अन्य साझेदारों के सतत प्रयासों की मदद से 1.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिला है। इस योजना का लाभ मछली पालन करने और डेयरी कारोबार में लगे किसानों को भी मिला है। योजना के तहत 1,60,000 तक का वर्किंग कैपिटल बिना किसी कोलेटरल या गिरवी के 4% पर मिलता है। केसीसी योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना है। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% की आती है। और हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं अजय मिश्रा। अजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 1.5 करोड़ किसानों को इस किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। कह सकते हैं कि लाखों किसान इसका फायदा उठा रहे हैं। किस तरह से ये वरदान साबित हो रही है योजना इन किसानों के लिए? देखिए, देश में कुल किसानों की संख्या करीब 14 करोड़ है और 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए इस मुश्किल वक्त में लोगों को वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराना, ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक विशेष हिस्सा था। और उस पर फोकस करते हुए बैंकों ने जितने भी ग्राहक थे किसान क्रेडिट कार्ड के, उनको एग्रेसिव रूप से कर्ज देना शुरू किया। और अभी की जो कल की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। वित्त मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि जल्दी ही इस मार्च के पहले सभी 2.5 लाख किसानों को 2.5 करोड़ किसानों को इस क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ मिलेगा। इससे 2 चीजें होंगी। पहली बात तो एक जो वर्किंग कैपिटल होता है वो बहुत ही महंगा होता है। अगर वो किसी साहूकार या किसी और से लेने के लिए जाते हैं, करीब 18%, 20%, कहीं कहीं 36%, 40% पर भी उनको लेना पड़ता है। अब केवल 4% अगर आपको क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके आपके बैंक से कैश मिल जाता है बीज खरीदने के लिए या फिर जो उपकरण है उसको खरीदने के लिए, तो ये कितनी बड़ी राहत है। इसके अलावा किसानों की जो कॉस्ट है वो कम होती है और इसकी वजह से उनकी आमदनी बढ़ती है। अजय, अगर हम बात करें गांव में, जिस तरह से हम पहले देखते थे कि साहूकारों के चंगुल में किसान आ जाते थे, अभी आपको क्या कुछ लग रहा है जो आंकड़े आपके पास आ रहे हैं औपचारिक या अनौपचारिक तौर पे, इस योजना का लाभ उनको कितना मिला है, उन लोगों को जो साहूकारों के चंगुल में पहले रहते थे? बहुत ज्यादा मिला है। वही मैं कह रहा हूँ कि 14 करोड़ किसान जो हैं, अभी ये संख्या वहां तक पहुंचने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। इसमें बहुत ज्यादा छोटे और सीमांत किसान है, ज्यादातर किसान, इसलिए क्रेडिट कार्ड का लाभ उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन जितने भी मध्यम दर्जे के या मझोले स्तर के किसान है, बड़े किसान है, वो क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे हैं। और आगे जाते हुए आप देखेंगे कि ये इसका एक्सपेंशन और ज्यादा होगा इस योजना का। और जिस तरह से 4% पे जो उनको पैसा मिलता है, वो एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी बढ़ावा देता है। अगर आप समय पर कर्ज वापस करते हैं तो आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, इससे सब्सिडी मिलती है। अगर आप समय पे वापस नहीं करते हैं तो आपको 7% पे वही कर्ज मिलेगा। तो इस डिसिप्लिन को भी बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड काफी अहम साबित हुआ है। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो पूरा प्रोग्राम है, सभी को समावेशी बनाने का, वित्तीय समावेशन का, वो गांव में भी अपना रंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके आंकड़े स्पष्ट रूप से आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होते हुए दिखाई दिए। अजय, एक चीज और इसमें देखने को है कि सिर्फ ये किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर हम डेयरी की बात करें, फिशरीज की बात करें या कुछ अन्य फील्ड्स की बात करें, वहां तक भी इसको रखा गया है। तो इसका कितना फायदा आप देख रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि किसानों के अलावा कई लोग डेयरी के काम में लगे रहते हैं, कई लोग फिशरीज के काम में लगे रहते हैं। 2019 में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि किसान के साथ हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन और जो दुग्ध पालन है उस कारोबार को भी शामिल किया जाए और किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा उन्हें भी मिले। और इसीलिए आपको नंबर से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जाहिर तौर पर जो लोग दूध और मछली पालन के कारोबार में लगे हुए हैं, उनको कम से कम 12% पर बैंक से ही कर्ज मिलता है, कम से कम 18-20% पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कर्ज मिलता है। उनको केवल 4% पे मिलने से उनके कारोबार में बहुत ज्यादा एक तरह से उन्नति हुई है। और आप ये कहें कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने का जो लक्ष्य है, उसमें ये स्कीम काफी एक अच्छा इनपुट साबित हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, तो बहुत एक वरदान साबित हो रही है योजना। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी फायदेमंद किसानों के लिए ये योजना है। और सबसे बड़ी बात 2019 में जिस तरह से अजय बता रहे हैं कि सिर्फ किसानों तक ही नहीं बल्कि फिशरीज या उसके अलावा डेयरी, बिल्कुल इसके दायरे को बढ़ाते हुए और जो लोग बाकी जरूरतमंद है उन तक सहायता पहुंचाने की, उन तक ये लाभ पहुंचे, सुनिश्चित किया गया सरकार की ओर से। और आइए अब आपको ले चलते हैं अयोध्या। अनंत काल से अयोध्या के तट पर सरयू प्रवाहमान है।
तो वहीं सरयू तट पर इन दिनों भगवान श्री राम की लीला का मंचन लक्ष्मण किला में हो रहा है। आइए देखते हैं अयोध्या की रामलीला में तीसरे दिन का मंचन। अयोध्या में भगवान श्री राम की लीला का मंचन जारी है। अयोध्या की रामलीला के तीसरे दिन भगवान की लीला का अद्भुत रूप दिखा, जब उन्होंने अपने चरण स्पर्श मात्र से सदियों से शापित अहिल्या का उद्धार कर दिया। सदपद पावन सोग न सावन प्रगट भई कप कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर गई। कल्याण हो। सीता जी के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर गुरु विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर विदेह पहुंचते हैं। मेरी इस तुच्छ नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। शिव के धनुष को भंग कर और सीता से स्वयंवर कर श्री राम लौकिक रूप में सीता से विवाह करते हैं। रामचंद्र भगवान की जय। राम गले डाली वरमाला, राम गले डाली वरमाला, वरमाला, वरमाला। भगवान शिव के धनुष के भंग से क्रोधित परशुराम लक्ष्मण संवाद मंच का विलक्षण क्षण था। अच्छा अपराधी हम ही सही। ये देखते रहेंगे खड़े खड़े, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। अयोध्या के सरयू तट पर जारी रामलीला में राम रस से भक्तजन अभिषिक्त हो रहे हैं। सीता स्वयंवर के बाद आज मंगलवार को अयोध्या की रामलीला में राम वन गमन का मंचन किया जाएगा। अश्वनी मिश्र और आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज अयोध्या। और आपको बता दें कि दूरदर्शन के नेशनल चैनल पे लाइव और बाद में रिकॉर्डेड इस रामलीला का प्रसारण किया जाता है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 66,63,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 88.26% हो गया है। वहीं देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.52% रह गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, जिसके तहत ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर अधिक जोर दिया जा रहा है। और कोरोना के खिलाफ भारत तेजी से कदम उठा रहा है। सरकार की प्रभावी नीतियों की वजह से भारत कम सक्रिय मामलों के रुख पर लगातार कायम है। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ जंग के मामले में मील के एक और पत्थर को पार कर लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर पॉजिटिव मामलों की कुल दर 8% से कम रही है। राष्ट्रीय स्तर पर पॉजिटिव मामलों की कुल दर 7.94% है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में पॉजिटिव मामलों की प्रतिदिन औसत दर 6.13% रही है। ये केंद्र सरकार की टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटिंग और टेक्नोलॉजी की सफल रणनीति का परिणाम है। ठीक हो चुके नए मामलों में से 79% 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। अकेले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक दिन में 11,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए हैं। तो नया सवेरा पर खबरों का सफर फिलहाल जारी है और आपको बताते हैं कि आगे क्या कुछ अभी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए फ्लोरिडा में अर्ली वोटिंग जारी है। काफी कड़क इस बार हम कह सकते हैं काफी टक्कर का मुकाबला है और इससे जुड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority.
The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए देख लेते हैं कुछ अहम खबरें दुनिया भर से। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 4,06,28,000 से ज्यादा है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 11,23,000 के करीब है। पिछले 24 घंटों में 3,40,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 3,03,40,000 के करीब है। फिलहाल दुनिया भर में 91,66,000 कोरोना वायरस के सक्रिय मामले हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में अब तक 84,50,000 के अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इससे 2,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 27 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। ब्राजील में संक्रमण के मामले 52,51,000 से अधिक हैं। इससे मरने वालों की संख्या 1,54,000 से ज्यादा है। ब्राजील में फिलहाल 4,68,000 सक्रिय मामले हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोवैक्स सुविधा में अब तक 184 देश शामिल हो चुके हैं। इसका मकसद कोविड-19 टीकों को अमीर और गरीब दोनों देशों को निष्पक्ष रूप से वितरित करना है। घेब्रेयेसस ने जिनेवा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि समान रूप से टीके का वितरण ही उच्च जोखिम वाले समुदायों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को स्थिर रखने और वास्तविक तौर से वैश्विक आर्थिक सुधार का सबसे तेज तरीका है। कोवैक्स सुविधा में इक्वाडोर और उरुग्वे नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। WHO ने कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कई देशों की प्रशंसा की। The virus has shown that when we let our guard down, it can surge back at breakneck speed and threaten hospitals and health systems. On 9 October, I shared that 171 countries and economies were part of the Gavi, CEPI, and WHO-led COVAX initiative for vaccine access. I am pleased to announce today that now 184 countries have now joined COVAX. The most recent countries joining over the weekend are Ecuador and Uruguay. COVAX represents the largest portfolio of potential COVID-19 vaccines and the most effective way to share safe and effective vaccines equitably across the world. यूरोप कोरोना वायरस के दूसरी लहर के चपेट में आ चुका है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए यूरोपीय देश फिर से लॉकडाउन और कड़े प्रतिबंधों को लागू कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में 2 सप्ताह के सख्त लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जो 23 अक्टूबर से 9 नवंबर तक लागू होगी। इस दौरान आवश्यक सुविधा देने वालों के अलावा सभी को घरों में रहना होगा। वेल्स के प्रथम मंत्री मार्क ड्रैकफोर्ड ने कहा कि वो समझते हैं कि लोग पहले से ही प्रतिबंधों से उकता चुके हैं। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने से सभी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। ऐसे में नए प्रतिबंधों को लागू करना जरूरी है। सभी गैर जरूरी सुविधाएं इस दौरान बंद रहेंगी। पूजा घरों को भी रोजाना सेवा देने से मनाही है। ब्रिटेन में कल करीब 17,000 नए मामले सामने आए, जिसमें 950 मामले वेल्स में थे। ब्रिटेन में अब तक 7,41,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इससे 43,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं।
बात करें रूस की, तो रूस में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक तेजी देखने को मिली है। सोमवार को रूस में रिकॉर्ड 16,000 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें करीब 5,400 मामले सिर्फ राजधानी मॉस्को में थे। वहीं पिछले 24 घंटों में रूस में 179 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 24,000 पहुंच गई है। वायरस के रोकथाम के लिए रूस में कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। संक्रमण के मामलों में तेजी और मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मॉस्को में देर रात मनोरंजन के स्थानों पर कॉन्टैक्टलेस QR कोड प्रणाली की शुरुआत की गई है। और आइए अब बात करते हैं अमेरिका में हो रहे चुनाव की। 3 नवंबर को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए फ्लोरिडा में अर्ली वोटिंग जारी है। रिकॉर्ड 28 मिलियन अमेरिकी नागरिक पहले ही वोट डाल चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन गुरुवार को नैशविल में आखिरी डिबेट में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन एक अपराधी हैं। ट्रंप ने एक प्रेस वार्ता में ये बयान दिया और खबर ना छापने के लिए संवाददाताओं की आलोचना भी की। ट्रंप ने टेनेसी में होने वाले डिबेट से पहले ही मॉडरेटर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने फ्लोरिडा में एक रैली में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने का ट्रंप का तरीका अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की पार्टी नजर इलेक्टोरल वोट्स पर टिकी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल वोट्स की काफी अहमियत है। और आइए अब देखते हैं खबरें वेब से। समाचार पत्रों की सुर्खियां एक नए अंदाज में। तो आइए अब नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के अखबारों में क्या कुछ सुर्खियां हैं वेब से, नीरज हमको बताएंगे। जी नीरज। देखिए बिल्कुल, अगर आज हम बात करें बिहार के तमाम समाचार पत्रों की, तो राजनीति को लेकर मोस्टली समाचार पत्रों में सुर्खियां हैं। चंद्रशेखर, अगर हम प्रभात खबर पेपर को देखें तो प्रभात खबर ने हेडलाइन दी है, जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक सियासी जंग। यानी कि जो राजनीतिक जंग जो चल रही है वो एक्चुअल और वर्चुअल दोनों तरफ से लगातार चल रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लगातार एक दूसरे पर प्रहार कर रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर हेडलाइन बनाई है कि 10 लाख रोजगार देने का वायदा झूठा, कहां से आएगा पैसा। बेसिकली तेजस्वी यादव लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि वो जब उनकी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में वो 10 लाख नौकरियां देंगे। इसी पर प्रहार किया है नीतीश कुमार ने, और जिसको पेपर ने हेडलाइन में दिया है। इसके साथ ही ट्विटर पर नीतीश आगे हैं और फेसबुक पर तेजस्वी। तो ये लड़ाई भी लगातार चल रही है, जिस तरीके से देखने को मिल रही है। चिराग पासवान को लेकर भी प्रभात खबर है, वो कहता है कि 10 को रिजल्ट चौंकाने वाला आएगा, और ये चिराग पासवान है, उनका इन्होंने इंटरव्यू छापा है। एक अच्छी खबर हम बता दें कि दिल्ली से और पटना के बीच में बस सेवा शुरू हो रही है, और मंगलवार से यानी आज से ही शुरू हो रही है। 2 बस चलेंगी, जिसमें एक सीटर बस होगी और एक स्लीपर बस होगी। इसको भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से उठाया है। इसके अलावा अगर हम हिंदुस्तान पेपर की बात करें तो हिंदुस्तान पेपर ने जो सबसे पहली हेडलाइन बनाई है, सुखद, बिहार के लोगों की देनदारी देश में सबसे कम। यानी कि जो जितना कर्ज लिया गया है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो बिहार के लोगों को सबसे कम देना होगा। उन्होंने तुलना भी की है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको 30,000 रुपये पर व्यक्ति के ऊपर जो देनदारी है, जबकि बिहार की अगर बात करें तो 17,830 रुपये की देनदारी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को लेकर हेडलाइन बनाई है हिंदुस्तान ने कि प्रत्याशियों की बेनामी और घोषित संपत्तियों की जांच की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं बिहार के चुनाव में जिनके पास अकूत संपत्ति है और उस संपत्ति की जांच की जाएगी। इसका उल्लेख किया है हिंदुस्तान ने। इसके साथ ही पति पत्नी के राज में अपहरण उद्योग, ये नीतीश ने प्रहार किया है राजस्व पर, जिसका उल्लेख हिंदुस्तान पेपर ने प्रमुखता से किया है। इसके साथ ही अगर हम दैनिक भास्कर को देखें चंद्रशेखर, तो दैनिक भास्कर ने भी चुनावी जो
प्रचार है उसको लेकर हेडलाइन बनाई है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पूजा प्रसाद पर रोक, सियासी प्रसाद बांटने की खुली छूट। यानी कि चुनाव आयोग ने जो पूजा प्रसाद जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस समय, उस पर रोक लगाई है। इसके साथ ही पोस्टर पर नाम लिखने से कुछ नहीं होगा, जनता फैसला करेगी। अमित शाह का जो इंटरव्यू है वो पेपर ने छापा है और जिसमें चिराग पासवान को लेकर उन्होंने इसका जिक्र किया है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी प्रधानमंत्री का जो फोटो है वो यूज़ कर रही है। तो उसको लेकर अमित शाह ने कहा है कि जो फोटो है उससे कुछ नहीं होगा, जनता इसका फैसला करेगी। इसके साथ ही 10 लाख रोजगार देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये 10 लाख वाला जो मुद्दा है वो इस समय पूरे विधानसभा चुनावों में छाया हुआ है, क्योंकि तेजस्वी लगातार 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। और बिहार में 46% बेरोजगार, ये देश भर में सबसे ज़्यादा है, इसका जिक्र तेजस्वी ने किया है। इसके साथ ही अगर हम तमाम पेपरों को देखें तो बिहार चुनाव को लेकर तमाम पेपरों ने एक अलग से पेज है वो भी बनाया है। अगर हम यहाँ प्रभात खबर को देखें तो आप ये देखिए कि वोट करें बिहार गढ़ें, तो ये एक अलग से पेज है 2 पेजों का, जिसमें बिहार चुनाव से लेकर तमाम तरह की जो जानकारियां हैं चुनावों से रिलेटेड वो इस पेज में रहती हैं। और ऐसे ही सभी जो पेपर हैं उन्होंने अपना अपना एक स्पेशल पेज बनाया है, चाहे दैनिक जागरण की बात करें, दैनिक भास्कर की बात करें, तो इसमें भी जो तमाम मुद्दे हैं, जैसे बागियों से लड़ाई हुई रोचक, बिहार विधानसभा चुनाव में बागियों का एक बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां परेशान भी हैं, चाहे जदयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। इसके साथ ही टेक्नोक्रेट्स पर वार रूम की जिम्मेदारी, ये दिखाया गया है कि चूंकि कोरोना काल में जिस तरीके से वर्चुअल आजकल प्रचार ज़्यादा हो रहा है, तो उस समय जो टेक्नोक्रेट हैं, जो खासतौर से सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे ग्रुपों से रिलेटेड है, तो उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन तक पहुंच सकें इस कोरोना काल में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हेडलाइन है आज के पेपरों की सुर्खियां हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भी दैनिक जागरण ने लिखा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दिग्गज नेताओं की रैली को लेकर अलर्ट है, इसको भी प्रमुखता से दिया है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में विशेष इंतजाम किए जाएंगे। और इसके अलावा लगातार तेजस्वी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, राज्य संभल नहीं रहा है, तो ये भी पेपर की सुर्खियां हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम तमाम पेपरों को देखें तो राजनीतिक सरगर्मियां मैदान के साथ साथ यहाँ के पेपरों में भी बढ़ी हुई है। चंद्रशेखर, चाय की चुस्कियों के साथ नीरज सिंह इस वक्त अखबारों का मजा ले रहे हैं और ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं बिहार में, जहां इस वक्त राजनीतिक पारा काफी चढ़ा हुआ है, वहां से सीधा अखबारों की सुर्खियां हमें बता रहे थे। विशेष हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे नीरज, क्योंकि हम समझ रहे थे कि हमेशा की तरह आप वेब से हमको खबरें बताएंगे, लेकिन आप वहां पर पहुंचे जहां पर अखबार बिकते हैं, और वो भी ऐसी जगह बिहार में जहां इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्माहट है खबरों में, क्योंकि वहां पर चुनाव चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस प्रेस रिव्यू के लिए। बिल्कुल, और अखबारों की सुर्खियों के बाद रुक करते हैं और बात करते हैं कारोबार जगत की। और हम बताते हैं किस तरह से वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पूंजीगत व्यय आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण संचालक है और इसे वित्त वर्षों 2020 और 21 और 22 में बढ़ाने की जरूरत है। वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कोयला मंत्रालय के सचिवों और 14 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रही थी। और आइए अब चलते हैं खेल की खबरों की ओर। हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाली ग्रैंड स्लैम 2020 जूडो प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम भाग लेने जा रही है। 5 सदस्यीय जूडो टीम का एक कोच जीवन शर्मा को उनका टीम का कोच नियुक्त किया गया है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इन खिलाड़ियों से अपने निवास पर मुलाकात की और सभी को जीत के लिए शुभकामनाएं दी।
कोविड-19 के कहर को चुनौती देते हुए खिलाड़ी अब नए जोश के साथ जोर आजमाइश करने को तैयार हैं। भारतीय जूडो टीम का एक दल ग्रैंड स्लैम 2020 में शिरकत करने के लिए हंगरी के बुडापेस्ट जा रहा है। कोविड-19 के इस दौर में ये इनका पहला विदेशी दौरा है। इस टूर्नामेंट में लगभग 70 देश हिस्सा ले रहे हैं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी पेश कर रहे टीम के सदस्यों और उनके कोच से मुलाकात की और उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित किया। Our judo players are going to Hungary for the Olympic qualification. This is a Grand Slam tournament, and the rankings and the points will determine the qualification for the Olympics. And if our players fail to qualify this time, then they will have another chance also. We are supporting them. We are giving them special treatment by providing all assistance, everything, whatever is required. Our players are very happy, but we want to do more. When they come back from Hungary after this, we'll try to provide more facilities and more support. खिलाड़ी भी काफी समय बाद अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने को लेकर काफी उत्साहित हैं और उनका मानना है कि इससे एक नई शुरुआत होगी और उन्हें ओलंपिक कोटा हासिल करने में मदद मिलेगी। अभी तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी एक पॉजिटिव वाइब से हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपने साथ जूनियर्स को लेके, अपने साथ सारी टीम को लेके, और होप कि हम अभी बहुत अच्छा, पहले से भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें और अच्छा ही होगा। हंगरी जा रहे हैं और बच्चे भी हंगरी हैं परफॉर्म करने के लिए। काफ़ी दिन के बाद लॉकडाउन में कुछ कंपटीशन वगैरह हुए नहीं है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए और बहुत बड़ा कंपटीशन है, ये छोटा नहीं है। 70 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें, तो बच्चे कैसे करते हैं, दे आर गोइंग टू डू देयर बेस्ट। इस टूर्नामेंट के लिए सरकार भारतीय टीम का पूरा खर्च उठा रही है। इस दल में 2 महिला और 3 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। कोविड-19 के बीच पहली दफ़ा इंटरनेशनल दौरा करने जा रही है भारतीय जूडो टीम और हंगरी के बुडापेस्ट में ये टूर्नामेंट होगा, तो खिलाड़ी भी निश्चित तौर पर काफ़ी हंगरी दिखाई दे रहे हैं और उनको उम्मीद है कि यहाँ से वो अपनी ओलंपिक क्वालिफिकेशन की शुरुआत करेंगे और यहाँ से वो बेस्ट रैंकिंग हासिल करके आगे आने वाले टूर्नामेंट में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए ओलंपिक में कोटा हासिल करेंगे। कैमरा स्मृति रंजन के साथ मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन खिलाड़ियों को। और प्रतिष्ठित यूएफए चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के मुकाबले आज से शुरू होंगे। ग्रुप ई में जहां चेल्सी का सामना सेविया से होगा, तो वहीं ग्रुप एफ पे लाजियो और डॉर्टमुंड आमने सामने होंगे। लेकिन सबकी निगाहें ग्रुप जी में यूवेंटस, बार्सिलोना और ग्रुप एच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रदर्शन पर टिकी होंगी। पिछली बार बायर्न म्यूनिख ने 6ठी बार इस खिताब को जीतने में सफलता पाई थी, तो वहीं रियल मैड्रिड रिकॉर्ड 13 बार यूएफए चैंपियन रह चुकी हैं। इस बार जहां भी मैच होंगे, अगर वहां का स्थानीय प्रशासन दर्शकों को आने की अनुमति देता है, तो स्टेडियम की क्षमता के अनुसार 30% लोग मैच देखने आ सकते हैं। और आइए अब आपको इतिहास के झरोखे की ओर दिए चलते हैं और देखते हैं कि आज का दिन इतिहास में कितना खास है। आज ही के दिन 1803 में यूएस सेनेट ने जेफरसन लुसियाना खरीद में सुधार के लिए मतदान किया था। अमेरिका के इतिहास में ज़मीन खरीद मामले में सबसे बड़ा लेन देन था। इसके बाद अमेरिका का आकार दोगुना हो गया, जिससे देश को भौतिक और रणनीतिक रूप से बनाने में अहम भूमिका निभाई। साल 1855 में आज ही के दिन आधुनिक गुजराती साहित्य के कथाकार गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी का जन्म हुआ। इन्हें अपने 4 खंड उपन्यास सरस्वती चंद के लिए जाना जाता है, जो कि गुजराती साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। उपन्यास 19वीं सदी के शुरुआती दौर में गुजरात के जीवन को दर्शाता है। आज ही के दिन वर्ष 1963 में क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म पंजाब के पटियाला में हुआ था। सिद्धू ने 51 टेस्ट मैचों में 3202 रन बनाए और 136 वनडे मैचों में 4413 रन बनाए। 1973 में आज ही के दिन क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऑस्ट्रेलिया की मशहूर इमारतों में से एक सिडनी में ओपेरा हाउस को पहली बार जनता के लिए खोला गया था। यह इमारत ऑस्ट्रेलिया की रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धि का उत्कृष्ट नमूना है। साल 1978 में आज ही के दिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का जन्म दिल्ली के नजफगढ़ में हुआ था। सहवाग ने 104 टेस्ट मैचों में 8586 रन बनाए और 251 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8273 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए 319 रनों के सर्वोच्च स्कोर के अलावा सहवाग ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। सहवाग ने 2 बार टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है।
और आइए अब बात करते हैं एक खूबसूरत पहल की। आजकल ये कहा जाता है कि अब रिश्तों में उतनी गर्माहट नहीं रही। लोग ज्यादा आत्मकेंद्रित होकर केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। लेकिन वहीं समाज में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के लिए अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, जो बेसहारा और जरूरतमंदों के लिए ही जीते हैं। कुछ ऐसे ही हैं केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के दूर पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले जलालुद्दीन। उम्र 75 साल, नाम जलालुद्दीन, काम मानवता के लिए जीना। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पालोडे में पेंडोंग एक्स सर्विसमैन कॉलोनी में रहने वाले जलालुद्दीन अपने परिवार के मुखिया हैं, जो 42 साल पहले यहां आकर बस गए थे। दरअसल पहले इस क्षेत्र के भूमिहीन गरीबों के लिए अपने मृतक परिजनों को दफनाना कोई आसान काम नहीं था। कस्बे के एक सार्वजनिक शमशान तक पहुंचने के लिए लोगों को 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती थी और इसीलिए 35 साल पहले उन्होंने गरीबों और निराश्रितों को दफनाने के लिए अपनी 5 एकड़ की जमीन का एक हिस्सा लोगों को अंतिम संस्कार के लिए दान किया। जलालुद्दीन बिना किसी भेदभाव के हर धर्म और जाति के लोगों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से कराते हैं। दरअसल 35 साल पहले ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक बार उन्होंने एक भूमिहीन हरिजन महिला की परेशानी देखी, जो अपनी 2 साल की बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रही थी। तब जलालुद्दीन ने उन्हें अपने प्लॉट में कहीं भी मृत बच्चे का दाह संस्कार करने की अनुमति दी और उसके बाद तो ये सिलसिला चल पड़ा और यहाँ करीब 19 शवों का अंतिम संस्कार किया गया और तभी से ये सिलसिला अनवरत जारी है। ईश्वर एक है, भले ही आप किसी भी धर्म के हों, हमें मानवता के लिए काम करना चाहिए। इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं। मुझे इस काम में लोगों का पूरा सहयोग और प्यार मिला है। बहुत से लोग तालाब से पानी लाते हैं, कोई भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं करता है। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चूंकि ये क्षेत्र एक ऊंचाई पर बसा हुआ है, इसलिए इस इलाके के लोग पानी की भारी कमी का सामना करते हैं और इसीलिए जलालुद्दीन ने अपने भूखंड में एक धारा के पास एक तालाब का निर्माण किया। वहाँ से वो जरूरतमंदों को मुफ्त में पानी पिलाते हैं। हम बेसहारा लोगों के लिए जो करते हैं वो हमारे लिए भी फायदेमंद है। मेरे बेटे को अपने पिता पर गर्व होता है। ईश्वर केवल एक है, भले ही आप हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई कोई भी हों। भले ही हमारे पास हजारों करोड़ रुपए हों, हम उसे हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। मरने के बाद उसका कोई मोल नहीं। कुछ इसी सोच के साथ जलालुद्दीन ने लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। जाहिर है समाज की देखभाल करने का काम जलालुद्दीन को औरों से अलग बनाता है और यही कारण है कि उनके दिल और घर के दरवाजे हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए खुले रहते हैं। तिरुवनंतपुरम से डी सुनील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बहुत ही नेक पहल जलालुद्दीन की ओर से। और आइए अब बात करते हैं आपकी सेहत की। आज विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जो अनियमित जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ होने लगती है। ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक होती है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग से ग्रस्त होने पर क्या प्रभाव होता है और इस रोग से कैसे बचा जा सकता है, ये रिपोर्ट देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा रोग है जो कई लोगों को प्रभावित करता है। ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों से जुड़ी दूसरी बीमारियों के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित व्यक्ति में हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। जल्द पहचान और सही समय पर इलाज द्वारा इस रोग की गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सकता है। खूब अपना वर्कआउट करें, वॉक करें, अगर जॉगिंग कर सकते हैं जॉगिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें। शराब, निकोटीन और बहुत सारे जो ऐसे फूड हैं उनको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। डाइट में प्रॉपर प्रोटीन हो, विटामिन डी हो, कैल्शियम हो। औरतों में जब एक पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप आता है तो उस पर कुछ विटामिन और फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी लेती रहें।
तो फिर औरतों वाली जो टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस होती है पोस्ट मेनोपॉजल, वो नहीं होगी। फिर अगर हड्डी होगी तभी आप अपने की ज़िंदगी को लोकोमोशन दे पाएंगे, एम्बुलेशन कर पाएंगे। नियमित रूप से व्यायाम करें और संतुलित आहार लें, साथ ही सक्रिय जीवन शैली अपनाएं जिससे आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहें। आज से ही अपनी हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत को लेकर सतर्क हो जाएं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस रोग से बचाव किया जा सके। पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम और सक्रिय जीवन शैली, इसी से बनेंगी हड्डियां मजबूत और होगा ऑस्टियोपोरोसिस रोग से बचाव। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग की ओर से तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण विदर्भ, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, तेलंगाना और तटीय आंध्र के कई इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तेज हवाओं के कारण मछुआरों को मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर में न जाने की सलाह दी गई है। और आइए अब देखते हैं देश के विभिन्न शहरों का तापमान। तो ये था मिजाज मौसम और नया सवेरा के अंक में आज इतना ही। लेकिन जाने से पहले जैसा कि हम जानते हैं कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबको शुभकामनाएं दी हैं और इस अवसर पर ट्वीट किया है और अपने संदेश में कहा है कि नवरात्रि में आज माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा के वंदन का दिन है। माँ कूष्मांडा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के इसी ट्वीट के साथ हम आज का अपना ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें जिस तरह की हमारा कैंपेन चल रहा है इस पर डीडी न्यूज़ मास्क अप इंडिया, उसको भी एक बार फिर हम आपको यहाँ बता दें कि ज़रूर इस वक्त हम अपने सैनिटाइज स्टूडियो से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मास्क लगा के जा रहे हैं। आप भी 2 गज दूरी बनाए रखें। और बिल्कुल एक बार प्रधानमंत्री का ट्वीट हम आपको फिर से दिखाते हैं। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया अभी नवरात्रि में आज माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा के वंदन का दिन है। माँ कूष्मांडा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। भानु निभाम अनाहत स्थितां चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्रां भास्वर भानु निभाम अनाहत स्थितां चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्रां कमंडलू चापबाण पद्म सुधा कलश
चक्रगदा जपावती धरा दुर्गतिनाशिनी त्वं हि दरिद्रादि विनाशनीं जयन्दा धनदा जयन्दा धनदा कुष्माण्डे प्रणमाम्यहम्